प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कंचन बाला, हिंदी अध्यापिका, सरकारी हाई स्कूल खाने की टाप, जिला श्री मुक्तसर साहिब, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता और समाज की आधारभूत इकाई क्या है? परिवार। परिवार के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समाज में पहचान हमें परिवार के माध्यम से ही मिलती है। परिवार व्यक्ति का एक छोटा सा संसार होता है। परिवार जो है बच्चे की हर जरूरत को समझता है और जब तक बच्चा खुद अपनी जरूरतों की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो जाता तब तक उसकी जरूरतों की पूर्ति निस्वार्थ भाव से करता है। निस्वार्थ का अर्थ होता है बिना किसी मतलब के। बच्चों, परिवार में हम अपने माता पिता भाई बहन के साथ रहते हैं और परिवार और भी खूबसूरत हो जाता है जब दादा दादी भी साथ में हो। ऐसे परिवार में बच्चे संस्कारी और आज्ञाकारी पैदा होते हैं। हर सपना साकार है साथ अगर परिवार है। बच्चों, माँ बाप का कर्ज तो हम सारी जिंदगी नहीं उतार सकते। सच ही तो है, माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में मेरा कोई भगवान नहीं। चुका पाऊं उनका मैं ऋण, इतना मैं धनवान नहीं। तो हम आज जो लघु कथा करने जा रहे हैं वह इसी पर आधारित है जिसका नाम है माँ का कमरा। इसमें दिखाया है कि बुजुर्ग बसंती जो है उसका बेटा भले ही उच्च पद पर नौकरी कर रहा है और उसको कंपनी की तरफ से एक बड़ी कोठी मिली है, फिर भी वह अपने संस्कारों को भूलता नहीं। वह बुढ़ापे में अपनी मां को ऐसा सुख देता है कि उसे बुढ़ापे में स्वर्गलोक सा एहसास होने लगता है। तो यह बहुत ही शिक्षादायक कहानी है। बच्चों, मां का कमरा लघु कथा है। सबसे पहले देखो लघु कथा शब्द कैसे बना। लघु कथा जो शब्द है ये दो शब्दों के मेल से बना है, लघु प्लस कथा। लघु का अर्थ होता है छोटी। लघु का अर्थ है छोटी और कथा का अर्थ क्या होता है? कहानी। कथा का अर्थ है कहानी। तो लघु कथा का अर्थ है छोटी कहानी। इसमें लेखक ने गागर में सागर भरा होता है क्योंकि उसने कम शब्दों में ज्यादा शिक्षा दी होती है, ज्यादा कुछ कहा होता है। तो बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको लेखक परिचय करवाती हूं। ये है हमारी इस लघु कथा के लेखक श्री श्याम सुंदर अग्रवाल। इनका जन्म पंजाब राज्य के कोटकपूरा शहर में 8 फरवरी 1950 ईस्वी में हुआ। बीए तक की शिक्षा करने के पश्चात ये लोक निर्माण विभाग में कार्यरत रहे। सन 1988 में इन्होंने पंजाबी पत्रिका मिनी का संपादन कार्य आरंभ किया, जो कि एक त्रैमासिक पत्रिका है। अग्रवाल जी पंजाबी और हिंदी में लघु कथाएं लिखने लगे। इनके दो जो है लघु कथा संग्रह भी हैं जिनके नाम है नंगे लोगा दा फिक्र और मारूथल दे वासी। जो अग्रवाल जी हैं ये दूर से विषय ना उठाकर निकट से ही विषय उठा लेते हैं। हर वस्तु के दो पक्ष होते हैं, अच्छा और बुरा। बुरा हमें डराता है तो अच्छा जो है मन में सद्भावों को उत्पन्न करता है। जो लेखक है ये सद्भावों को जगाने में सक्षम है। प्रस्तुत जो लघु कथा है माँ का कमरा, इसमें भी लेखक ने यही दिखाया है कि आज के स्वार्थ भरे संसार में भी अभी भी ऐसे पुत्र हैं जो अपने माँ बाप का बहुत सम्मान करते हैं।
तो बच्चों, आपने लेखक परिचय पढ़ा। अब आप अपनी अपनी पुस्तकें खोलें और मेरे साथ पाठ परिचय को पढ़ें। प्रस्तुत लघु कथा में परिवार में बुजुर्गों की देखरेख में सुखद व्यवहार की अनुभूति सुनाई देती है। साथ ही बुजुर्गों की स्थिति को बेहतर बनाने और समाज में विकसित हो रहे मूल्यों को पुनः स्थापित करने की दिशा में यह उचित कदम है कि जो समाज में नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है कि कई बुजुर्गों को मान सम्मान नहीं मिलता, तो यहाँ क्या है, दिखाया है कि नहीं, अभी भी बहुत से घर हैं जहाँ बुजुर्गों को मान सम्मान मिलता है। कथा की मुख्य पात्र बुजुर्ग बसंती उलझन भरे मन से बेटे के साथ शहर आती है। उलझन भरा मन अर्थात उसको समझ नहीं आ रही कि वे बेटे के साथ शहर जाए या ना जाए, कि पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार होगा, उसे रहने के लिए कौन सा कमरा मिलेगा। किंतु बेटे द्वारा सजा कमरा दिखाने पर वह हैरान रह जाती है। इस प्रकार यह लघु कथा समाज की मानसिकता में बदलाव लाने में योगदान देती है और सकारात्मक, सुखद और सुंदर संदेश की संवाहक बनती है। सुंदर संदेश क्या है कि बेटा अपनी माँ को बहुत मान सम्मान दे रहा है। निराशा से आशा तक का सफर बहुत ही छोटी सी कालावधि में घटित होता है। कालावधि मतलब समय के दौरान घटित होता है। कहानी की भाषा और भाषाभिव्यक्ति पात्रों की मनोवृत्ति के अनुरूप है कि लेखक ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वे बिल्कुल उचित है। बच्चों, आपकी पुस्तक में माँ का कमरा कहानी शुरू होने से पहले आपको एक चित्र दिखाया गया है। चित्र में आप देख रहे हैं कि कमरा दिखाई दे रहा है। कमरा बहुत ही खुला और हवादार लग रहा है। डबल बेड बिछा हुआ है जिस पर बसंती बैठी है और बसंती के पास ही उसका पुत्र खड़ा है। कमरे में पर्दे लगे हुए हैं। बाहर पेड़ दिखाई दे रहे हैं। कमरे में टीवी भी पड़ा है। 2 कुर्सियां लगी हुई हैं। कुर्सियों के पीछे टेप रिकॉर्डर भी है और कमरा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको शब्द अर्थ करवाती हूँ ताकि लघु कथा में जो शब्द आए आप उनको आसानी से समझ सकें। पहला शब्द है पुश्तैनी। पुश्तैनी का अर्थ होता है जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा हो। बच्चों, कई मकान बहुत पुराने होते हैं जिनमें हमारे दादा परदादा ने भी अपना जीवन बिताया होता है, तो हम उसको पुश्तैनी मकान कहते हैं। आगे है जून। एक तो बच्चों जून होता है महीना, लेकिन इस कहानी में जिस जून शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ है दशा। बुजुर्ग, बुजुर्ग का अर्थ होता है वृद्ध, अर्थात जो बूढ़ा हो चुका हो। चकित का अर्थ है हैरान। तरक्की का अर्थ पदोन्नति, कि हम जिस पद पर कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी उन्नति हो रही है, तरक्की हो रही है, तो उसको हम पदोन्नति कहते हैं। बेझिझक, बेझिझक का अर्थ है बिना झिझक के। दुर्गति, दुर्गति का अर्थ है दुर्दशा, बुरी दशा। आलिंगन, आलिंगन का अर्थ है गले लगाना। तो पढ़ना शुरू करते हैं। छोटे से पुश्तैनी मकान में रह रही बुजुर्ग बसंती को दूर शहर में रहते बेटे का पत्र मिला। माँ, मेरी तरक्की हो गई है। कंपनी की ओर से मुझे बहुत बड़ी कोठी मिली है रहने को। अब तो तुम्हें मेरे पास शहर में आकर रहना ही होगा। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। पड़ोसन रेशमा को पता चला तो वह बोली, अरे रहने दे शहर जाने को। शहर में बहू बेटे के पास रहकर बहुत दुर्गति होती है। दुर्गति का अर्थ होता है बुरी दशा।
वह बचनी गई थी ना, अब पछता रही है, रोती है। नौकरों वाला कमरा दिया है रहने को, और नौकरानी की तरह ही रखते हैं। न वक्त से रोटी न चाय, कुत्ते से भी बुरी जून है। अगले दिन बेटा कार लेकर आ गया। बेटे की जिद के आगे बसंती की एक ना चली। जो होगा देखा जाएगा की सोच के साथ बसंती अपने थोड़े से सामान के साथ कार में बैठ गई। अर्थात उसने भगवान भरोसे छोड़ दिया कि जो होएगा देखा जाएगा। लंबे सफर के बाद कार एक बड़ी कोठी के सामने जाकर रुकी। एक जरूरी काम है माँ, मुझे अभी जाना होगा, कह बेटा माँ को नौकर के हवाले कर गया। बहू बहुत पहले ही काम पर जा चुकी थी और बच्चे स्कूल। बसंती कोठी देखने लगी। 3 कमरों में डबल बेड लगे थे। एक कमरे में बहुत बढ़िया सोफा सेट था। एक कमरा बहू बेटे का होगा, दूसरा बच्चों का और तीसरा मेहमानों के लिए, उसने सोचा। पिछवाड़े में नौकरों के लिए बने कमरे भी वह देख आई। कमरे छोटे थे पर ठीक थे। उसने सोचा उसकी गुजर हो जाएगी, बस बहू बेटा और बच्चे प्यार से बोल लें और 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसे और क्या चाहिए। बच्चों, वे समझ रही है कि जो नौकरों वाले कमरे हैं उनमें से ही एक कमरा उसका होगा। नौकर ने एक बार उसका सामान बरामदे के साथ वाले कमरे में टिका दिया। कमरा क्या लगता था, स्वर्ग लगता था। डबल बेड बिछा था, गुस्लखाना भी साथ था, टीवी भी पड़ा था और टेप रिकॉर्डर भी। 2 कुर्सियां भी पड़ी थी। बसंती सोचने लगी, काश उसे भी कभी ऐसे कमरे में रहने का मौका मिलता। डरती डरती बेड पर लेट गई। बहुत नरम गद्दे थे। उसे एक लोक कथा की नौकरानी की तरह नींद ही ना आ जाए और बहू आकर उसे डांटे, सोचकर वह उठ खड़ी हुई। शाम को जब बेटा घर आया तो बसंती बोली, बेटा मेरा सामान मेरे कमरे में रखवा देता। बेटा हैरान हुआ, माँ तेरा सामान तेरे कमरे में ही तो रखा है नौकर ने। बसंती आश्चर्यचकित रह गई। मेरा कमरा? यह मेरा कमरा? डबल बेड वाला? हाँ माँ, जब दीदी आती है तो तेरे पास सोना ही पसंद करती है और तेरे पोता पोती भी सो जाया करेंगे तेरे साथ। तू टीवी देख, भजन सुन, कुछ और चाहिए तो बेझिझक बता देना। उसे आलिंगन में ले बेटे ने कहा तो बसंती की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों, ये आंसू कौन से थे? खुशी के। अब है बेटा प्रश्न उत्तर। इन प्रश्नों के उत्तर हमने 1 या 2 पंक्तियों में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, बुजुर्ग बसंती कहाँ रह रही थी? उत्तर लिखो। बुजुर्ग बसंती अपने पुश्तैनी घर में रह रही थी। प्रश्न 2 है, बुजुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला? उत्तर लिखें। बुजुर्ग बसंती को नगर में उच्च पद पर नौकरी करने वाले अपने पुत्र का पत्र मिला। प्रश्न 3 है, बसंती की पड़ोसन कौन थी? क्या नाम था उसका? रेशमा। तो लिखो, बसंती की पड़ोसन रेशमा थी। अगला प्रश्न है, बसंती बेटे के साथ कहाँ आई थी? उत्तर लिखें। बसंती बेटे के साथ शहर में उसकी नई कोठी में आई थी। प्रश्न 5 है, कोठी में कितने कमरे थे? उत्तर लिखें। कोठी में 3 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम और 2 नौकरों के कमरे थे। प्रश्न 6 है,
नौकर ने बसंती का सामान कहाँ रखा था? उत्तर लिखो। नौकर ने बसंती का सामान बरामदे के साथ वाले कमरे में रखा था। प्रश्न 7 है, बसंती के कमरे में कौन कौन सा सामान था? उत्तर लिखें। बसंती के कमरे में डबल बेड बिछा था, 2 कुर्सियां पड़ी थी, कमरे में टीवी और टेप रिकॉर्डर भी था। अब है बच्चों बड़े प्रश्न उत्तर, जिन प्रश्नों के उत्तर हमने 3 या 4 पंक्तियों में लिखने हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है, बेटे ने पत्र में अपनी माँ बसंती को क्या लिखा? उत्तर लिखो। बेटे ने अपनी माँ को पत्र में लिखा था कि उसकी तरक्की हो गई है, उसे कंपनी ने रहने के लिए बहुत बड़ी कोठी दे दी है, अब रहने के लिए उसके पास शहर में आ जाए, उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। अर्थात वे अपनी माँ को गांव से शहर अपने पास अपनी कोठी में लेकर आने के लिए कह रहा है। अगला प्रश्न 2 है, पड़ोसन रेशमा ने बसंती को क्या समझाया? बच्चों, जिनसे हम अपने मन की बात करते हैं वो भी फिर हमें अपने अपने सुझाव देते हैं। तो जो रेशमा है वे बसंती को क्या समझा रही है? उत्तर लिखो। पड़ोसन रेशमा ने बसंती को समझाया था कि उसे बेटे के पास रहने के लिए शहर नहीं जाना चाहिए। शहर में रहने वाले बहू बेटे बड़े बुजुर्गों को अपने पास रखने के लिए बुला तो लेते हैं, पर उन्हें सम्मान से नहीं रखते। सम्मान का अर्थ है आदर, के आदर से नहीं रखते। वे उनसे नौकरों वाले काम करवाते हैं, उन्हें ठीक तरह से खाने पीने को भी नहीं देते। बुजुर्गों का जीवन तो कुत्तों के जीवन से भी बदतर हो जाता है, अर्थात उनकी बहुत बुरी दशा होती है। इसलिए जो रेशमा है वे बसंती को समझा रही है कि वे शहर में अपने बेटे के साथ ना जाएं, भले ही उसे पत्र ही क्यों नहीं आया। अगला प्रश्न 3 है, बसंती क्या सोचकर बेटे के साथ शहर आई? बच्चों, वो बेटे के साथ शहर आ जाती है। क्यों आई? देखो, उत्तर लिखो। बसंती को अपने पुत्र पर पूरा भरोसा था, फिर भी वह पड़ोसन के डराने से मन ही मन भयभीत थी, अर्थात डरी हुई थी कि कहीं उसने जो फैसला लिया है कि वे बेटे के साथ आ रही है वे गलत ना हो जाए और रेशमा की जो बातें हैं वे सच्ची ना हो जाएं। अगले दिन जब बेटा उसे ले जाने के लिए स्वयं कार लेकर आ गया तो वह उसकी जिद के कारण शहर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने सोच लिया था कि जो होगा देखा जाएगा, अर्थात उसने भगवान भरोसे छोड़ दिया कि अब जो भी होगा वो मंजूर कर लेगी। प्रश्न 4 है, बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए? आपने कहानी के अंत में पढ़ा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। क्यों आए थे? उत्तर लिखें। बसंती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसे ऐसे संपन्नता भरा जीवन अब तक कभी नहीं प्राप्त हुआ था, अर्थात उसने इतना ऐशो आराम कभी नहीं देखा था, क्योंकि वे पुराने मकान में बिना सुख सुविधा का जीवन व्यतीत कर रही थी। वह अपने पुश्तैनी पुराने घर में जैसे तैसे अकेली जीवन काट रही थी। अब वह अपने बेटे और परिवार के साथ सुखपूर्वक रह सकेगी। उसका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। उसके पुत्र ने आज के कुछ स्वार्थी पुत्रों जैसा व्यवहार नहीं किया था।
ये सब देख वह बहुत खुश हो रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। प्रश्न 5 है, माँ का कमरा कहानी का उद्देश्य क्या है? बच्चों, हर रचना के पीछे लेखक का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इस कहानी के पीछे जो कहानीकार हैं हमारे श्री श्याम सुंदर अग्रवाल, उनका क्या उद्देश्य है? तो देखो, उत्तर है माँ का कमरा एक उद्देश्यपूर्ण लघु कथा है। आज के स्वार्थ भरे संसार में नई पीढ़ी के अनेक पुत्र बुजुर्ग माता पिता को अपने पास बुलाकर उनसे नौकरों की तरह काम करवाते हैं। बूढ़े माँ बाप का जीवन नरक सा बन जाता है। लेकिन अभी भी अनेक ऐसे युवक हैं जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनके प्रति अपनत्व का भाव रखते हैं। वे समझते हैं कि जैसे उनके बचपन में माता पिता ने उन्हें अपना सब कुछ लगाकर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया था, उसी प्रकार अब उन्हें भी बूढ़े हो चुके माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए। लेखक ने लघु कथा के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश दिया है। तो ये क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण लघु कथा है। अब है भाषा बोध। पंजाबी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। हमें बच्चों कुछ पंक्तियां दी हैं पंजाबी में, हमने उनको हिंदी में लिखना है। तो आप ध्यान से देखो, पहले पंजाबी में और फिर हम उनका हिंदी में अनुवाद करेंगे। छोटे जहे पुश्तैनी मकान विच रह रही बजुर्ग बसंती नूं, दूर शहर रह रहे पुत्तर दा पत्तर मिलिया। माँ मेरी तरक्की हो गई है, कंपनी वल्लों मैनू रहण नूं बहुत वड्डी कोठी मिली है। हुण तां तैनू मेरे कोल शहर विच आके रहना ही पवेगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, हिंदी में कैसे लिखना है। पहले दो शब्द हैं छोटे जहे, हिंदी में लिखेंगे छोटे से। पुश्तैनी मकान में रह रही बुजुर्ग बसंती को, दूर शहर में रहते बेटे का पत्र मिला। माँ मेरी तरक्की हो गई है, कंपनी की ओर से। पंजाबी में है कंपनी वल्लों, हिंदी में कंपनी की ओर से मुझे रहने के लिए बहुत बड़ी कोठी मिली है। पंजाबी में है बहुत वड्डी, हिंदी में बहुत बड़ी कोठी मिली है। अब तो तुम्हें मेरे पास शहर में आकर रहना ही पड़ेगा। आगे है रचनात्मक अभिव्यक्ति। सबसे पहले पूछा है कि अपने घर या आस पड़ोस में बुजुर्गों की बेहतरी के लिए आप क्या क्या करोगे, कि उनकी बेहतरी के लिए, उनके अच्छे के लिए। तो बच्चों, हम कई तरह से बुजुर्गों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो देखो, हमें अपने घर या आस पड़ोस में बुजुर्गों की बेहतरी के लिए काम करने चाहिए। हम उनके कहने पर उन्हें बाजार से घर का आवश्यक सामान लाकर देंगे। हम समय समय पर उनके घर जाकर पूछेंगे कि उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं। यदि आवश्यकता होगी तो उसे हम बाजार से लाकर देंगे। शाम के समय उन्हें पार्क में सैर के लिए ले जाएंगे। यदि वे घर में अकेले रहते हैं तो उनसे बातें करेंगे। यदि वे चाहेंगे तो उनके साथ कुछ खेलें भी खेलेंगे। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। अर्थात अगर उनकी सेहत में कुछ खराबी आ गई तो हम डॉक्टर से उनकी जांच करवाएंगे।
आगे है, आप घर में अपनी माँ की मदद किस प्रकार करते हैं? कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बच्चों, आपने बताना है कि आप किस तरह अपनी माँ की मदद करते हैं। जैसे जो लड़के होते हैं वे अपने तरीके से, जैसे कोई बाहर से सामान लाकर देना है तो माँ की मदद करते हैं, और लड़कियां ज़्यादा रसोई में अपनी माँ की मदद करती हैं। तो जैसे भी आप मदद करते हो, आपने कक्षा में एक दूसरे को बताना है। आगे है पाठ्येतर सक्रियता। सबसे पहले है, पत्र पत्रिकाओं में छपने वाली लघु कथाएं पढ़िए। बच्चों, आपने लघु कथा पढ़नी है जिससे आपकी लघु कथा में रुचि पैदा हो जाए। और अगला है, विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में लघु कथा लिखने का प्रयास कीजिए। कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जिससे आपको कोई ना कोई शिक्षा मिली होती है, तो आप उसे लघु कथा का रूप देकर लिख सकते हो और अपने विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में दे सकते हो। आगे है, माँ पर कविताओं का संकलन कीजिए। कि आपने माँ पर कविताएं जो हैं वो इकट्ठी करनी है और उनको ध्यान से पढ़ना है। आगे है, ज्ञान विस्तार। हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीना चाहिए। सकारात्मक का अर्थ है अच्छी सोच के साथ जीवन जीना चाहिए। इससे जीने के लिए नई ऊर्जा मिलती है, जबकि नकारात्मक सोच से हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अर्थात अगर हम गलत सोचने लग जाते हैं तो हमारा ही शरीर जो है सोच सोच के परेशान होता है और बुरा असर पड़ता है। नकारात्मक सोच से जहाँ अपनी व्यक्तित्व का पतन होता है, वहीं सामाजिक संबंधों में भी गिरावट आती है। अर्थात अगर हम बिना समझे किसी को गलत मान लें तो उससे क्या है, हमारे रिश्ते खराब होते हैं। यदि बसंती अपनी पड़ोसन की बात मान लेती तो वह अपने बेटे के साथ ना जाती, तो क्या उसका अपने बेटे की अच्छाई से परिचय हो पाता? कदापि नहीं। निसंदेह उसके मन में नकारात्मक विचार भी होंगे और सकारात्मक विचार भी, किंतु सकारात्मक विचारों ने नकारात्मक विचारों पर विजय पा ली और वह अपने बेटे के साथ शहर चली गई और उसे सुख की अनुभूति हुई। हमें जीवन में हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो बच्चों, आपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ जीना है। तो बच्चों, आपने देखा कि बुजुर्ग बसंती अपने बेटे के व्यवहार को देखकर इतना खुश होती है कि वे अपने बुढ़ापे को लेकर निश्चिंत हो जाती है। तो बच्चों, अगर आप भी जिंदगी के सफर को और हसीन बनाना चाहते हैं तो अपने परिवार के साथ सदा प्रेम करते रहें। अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करें, उनसे प्रेम करें, उनके साथ समय बिताएं और उनकी हर छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखें, क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वे हमें ऐसे तरीके सिखाते हैं जिससे हम जिंदगी में एक सफल इंसान बन सकते हैं। सच ही तो है, बहुत ताकत होती है इन झुर्रियों वाले हाथों में। जिंदगी जीने के तजुर्बे मिलते हैं दादा दादी की बातों में। तो किसी अन्य विषय पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।